नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आपका स्वागत है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसका जनता से जुड़े रहना, जनता के मुद्दे उठाना बेहद जरूरी, खासकर तब जब चुनावी तैयारियों में जुटना हो। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव में 2.5 साल का वक्त है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों हर स्तर पर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस ने महंगाई, पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो भाजपा प्रदेश सरकार पर अधूरे वादों को लेकर लगातार वार कर रही है। ये तो तय है कि कोरोना काल में लंबे समय तक सोशल मीडिया पर वार पलटवार के बाद दोनों पक्ष सक्रिय होना और जनता के बीच दिखना चाहते हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश की आम जनता को इन प्रदर्शनों से क्या हासिल होगा। मोदी सरकार के गलत नीतियों के कारण, गलत फैसले के कारण आज पूरे देश में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोलकर सत्ता में आई है ये भूपेश बघेल की सरकार। इनको हम चैन से बैठने ही नहीं देंगे। मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि करी जा रही है। आज हम इस स्थिति में नहीं है कि हम पेट्रोल और डीजल डला सके। युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तरस रहे हैं, उनके लिए भी अभी कांग्रेस सरकार जो है सुध नहीं कर रही है। प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट, आरोप के जवाब में आरोप, सवाल के बदले सवाल। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों कुछ यही घट रहा है। जो सियासी माहौल है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। दोनों ही दल उन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं जिनका सीधा जुड़ाव जनता से है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस की 3 महिला सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र पर जोरदार हमले किए और एक सीडी जारी करते हुए हालात के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया। कल पूरे ब्लॉक स्तर पर, यूपी स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ है वो आप लोगों को सुनाई देगा। आज हमने सीडी जारी किया है और कल पूरे क्षेत्रों में अब दिखाई देगा। कांग्रेस की महिला मोर्चा महंगाई को लेकर 20 जून को मोदी सरकार के खिलाफ वर्चुअल प्रदर्शन करेंगी। इधर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों को लेकर अनोखे अंदाज में अपना विरोध जताया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के जवाब में बीजेपी भी लगातार सक्रिय है और प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जनता से सवाल पूछने का महाअभियान छेड़ रखा है। अभियान के तहत बीजेपी महिला मोर्चा ने वादा निभाओ रथ निकालकर महिलाओं से शराबबंदी को लेकर सवाल पूछे, जबकि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी चौक चौराहों में युवाओं से बेरोजगारी भत्ता, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सवाल पूछे। वहीं 17 जून को मुख्यमंत्री, मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के बंगले पर जाकर प्रदेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगेंगे बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस नेताओं को शराब की पेटियां देकर शराबबंदी नहीं करने का विरोध जताएंगे। भूपेश बघेल जी जो भौरे वाले, गेड़ी वाले हैं और वो जो है आज भौरा चला के, हाथ में चला के, मजदूर है, किसान है, नौजवान है, महिला है, वो भौरे की तरह गोल गोल घूम रही है कि जो घोषणा पत्र आपने गंगा जल हाथ में लेके जारी किया था वो कब पूरा करेंगे, कब जो है इन सारे लोगों को राहत मिलेगी। सभी बेरोजगार युवाओं को वादा किया था उसने और सभी युवाओं से ये भी अपील करेंगे कि आज भी कहीं ना कहीं युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तरस रहे हैं, उनके लिए भी अभी कांग्रेस सरकार जो है सुध नहीं कर रही है और उनके लिए ध्यान नहीं दे रही है। कुल मिलाकर कोरोना महामारी काल में सोशल मीडिया पर जारी सियासी लड़ाई अब सड़क और धरना प्रदर्शन पर आ गई है। सियासी दलों की कोशिश ऐसे मुद्दों को हवा देने की है जिसके जरिए वो सीधे जनता से जुड़ सके। एक के निशाने पर केंद्र सरकार है तो दूसरे के निशाने पर प्रदेश सरकार। जाहिर है कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं और 2.5 साल बाद चुनाव भी होना है। ऐसे में जिसने सही मुद्दों पर दांव खेला उसकी जीत पक्की। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो महंगाई की दुहाई देकर जो आंदोलन हो रहा है कांग्रेस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुद्दा तय कर लिया है, बेरोजगारी, शराबबंदी, शिक्षकों की भर्ती। इसका मतलब तो ये हुआ कि जनता के बीच में ये सारे मुद्दे हैं
दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार मुद्दों का बंटवारा कर लिया है। ये इस प्रदेश के लिए बहुत अच्छी स्थिति है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप 2.5 साल पहले की कल्पना कीजिए, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध नहीं कर पाते थे, बात अपनी कह नहीं पाते थे। कांग्रेस पे किस चीज़ का आरोप लगाते? 15 साल तक उनकी सरकार थी, केंद्र में भी उनकी सरकार थी, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल थी और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस के लिए एक सबक था अजीत जोगी सरकार के 3 साल बाद सत्ता को गंवाना, और बीजेपी के लिए एक सबक था 3 पारी के बाद सत्ता को गंवाना और एकदम न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाना। अब दोनों पार्टियों को लगता है कि 2.5 साल बचे हुए हैं, उसमें ऐसे मुद्दों को ढूंढा जाए जो सीधे जनता को प्रभावित करते हैं। अनुभव ये कहता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ने आज तक रोजगार नहीं दिया है और सीधे तौर पर रोजगार दे भी नहीं सकती, इतने सारे लोग हैं। और बाकी जिन मुद्दों की बात है, उन मुद्दों को लेकर कभी जनता आंदोलित नहीं दिखती है, सिवाय राजनीतिक दलों के। जनता को जो भी बोलना होता है, करना होता है, वो अपना वोट के समय उसका उपयोग करती है, अपने मतदान का, मताधिकार का, और उस समय वो चयन करती है किस पार्टी को सत्ता में लाना है। और उसके बाद शायद जनता को भी कोई मतलब नहीं होता है कि पार्टियां क्या कर रही हैं। पार्टियों के अपने एजेंडे होते हैं, सरकारों के अपने एजेंडे होते हैं जिस पर काम करती हैं। खैर, जब राजनीतिक दल सक्रिय हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और लगातार अब एक सीरीज शुरू होगी, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, चक्काजाम, इस तरह की चीज़ें देखने में आएंगी अब लगातार। तो इस बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस से विद्वान वक्ता, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से केदार गुप्ता जी हैं, जो पर्यटन मंडल छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मुखर वक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात तिवारी जी आपसे कर ली जाए, चूंकि आपकी पार्टी प्रदेश में सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है, और जैसा कि उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि आपकी पार्टी ने गंगा जल लेकर इन सब बातों पर जो आपका घोषणा पत्र था उसके बारे में कहा था और उस पर आप अमल नहीं कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आ रही है या आने का प्रयास कर रही है। क्या आपको लगता है कि जो शराबबंदी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो आपकी सरकार के लिए कोई खतरे की घंटी है? दूर दूर तक नहीं। डॉक्टर मिश्र, मैं थोड़ी सी कुछ बात बोलने से रोक नहीं पा रहा हूं आपको सुनने के बाद। मैं 3-4 दिन से आपकी डिबेट देख रहा था, तो आपकी एंकरिंग देख करके मुझे लगा कि किसी बड़े राष्ट्रीय चैनल के एंकर संबोधित कर रहे हैं। बहुत शानदार एंकरिंग थी। मैं सार्वजनिक रूप से बोलने में नहीं रोक पा रहा हूं अपने आप को, अच्छी एंकरिंग करते हैं आप। तो अब आते हैं अपन मुद्दे पर जो आज आपने सवाल पूछा है मुझसे। आपने गंगा जल की बात कही, आपने बहुत सारी बातें कही। मैं महंगाई पर सिलसिलेवार बात करना चाहूंगा कि इस देश का भट्टा किस तरह से बैठालने की कोशिश हुई है और करीब करीब बैठाल दिया गया है। उसके लिए एक तो पहली बात यह है कि राजनीति में रहते हुए भी डॉक्टर मिश्र मुझसे झूठ बोलते नहीं बनता है। जिस दिन ऐसा लगेगा कि झूठ बोलना है और उस दिन या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या मौन हो जाऊंगा। कई बार ऐसा प्रसंग आता है कि लगता है कि यहां पर मौन रहना ठीक है, क्योंकि बोलूंगा तो गलत बात हो जाएगी, इसलिए मौन रह जाता हूं। अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बात का, ऐसा लगता है इनका संकल्प पत्र रहता था, यह संकल्प लिया हुआ है कि हमको हर बात में मिथ्या वचन बोलना है, झूठ बोलना है, गलत जानकारी देना है और जितना ज्यादा दिग्भ्रमित हो सके उतना ज्यादा छत्तीसगढ़ की जनता को करना है। आज हमारा जो प्रवक्ता है उनका प्रशिक्षण शिविर था और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 1 घंटे तक लगातार धारा प्रवाह जो भाषण दिया और जिस तरह की वानगी प्रस्तुत की उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार की उपलब्धियों के बारे में और केंद्र में बैठी सरकार ने क्या क्या किया है, छत्तीसगढ़ के साथ में किस तरह से दुराग्रह से भरा उनका रवैया रहा है, उसकी बड़ी शानदार विवेचना किया उन्होंने। मैं आता हूं छोटी छोटी बातों पर। आपने शराब का मामला कहा, मैं एक बात
आपका चैनल बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, सुदूर इलाके के लोग इसको देखते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के अलावा चुनौतीपूर्वक ढंग से कहना चाहता हूं कि ये गंगा जल वाली बात, ये बार बार इनके लोग झूठ किस तरह से बोलते हैं उसकी एक वानगी देखिए। गंगा जल लेकर के हमने शराबबंदी की कसम खाई, गंगा जल लेकर के हमने अपने घोषणा पत्र को अमल में लाने की कसम खाई। गंगा जल लेकर के मैं उस मंच पर बैठा था जब हम सबके हाथ में गंगा जल था। हमने एक बात को लेकर के गंगा जल की कसम खाई थी कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 10 दिनों के भीतर किसानों के कर्ज को माफ करेंगे। वो उस एक बिंदु को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो सिंह साहब आए हुए थे उत्तर प्रदेश के, और हम सबके हाथ में गंगा जल था। और 10 दिन तो जाने दीजिए, हम सब जानते हैं कि 2 घंटे के भीतर 9,500 करोड़ से ऊपर का कर्ज माफ किया भूपेश बघेल जी ने। तो मगर मुसलसल झूठ बोलने की जो इनकी आदत है, अभी महंगाई को लेकर के हमारी 3 बहनों ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उसको विस्तार से बताइए, कल समाचार पत्रों में भी आएगा। पिछले महीने महंगाई का सूचनांक जो थोक सूचनांक है, खाद्य सामग्री की बात कर रहा हूं, एक एक की बात बताने लगूंगा डॉक्टर मिश्र तो बहुत समय लगेगा। मैं केवल खाने पीने की चीज की बात कर रहा हूं। पिछले महीने 1.96% था और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 5.1% है। 1% अगर महंगाई बढ़ती है तो वो हाहाकार मचता है। इस बार का इंडिया टुडे अंशुमन तिवारी का संपादकीय पढ़िए जिसमें उन्होंने कहा कि 97% लोग गरीब हो गए हैं, उनकी क्रय क्षमता कम हो गई है, उनकी खरीदने की क्षमता कम हुई है। अच्छा, 2 मई को जैसे ही चुनाव का मामला निपटा ये 5 राज्यों का, उसके बाद तत्काल 18 बार इन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्रूड ऑयल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में $71 प्रति बैरल है। मनमोहन सिंह जी के समय में $130 था, मगर एक्साइज ड्यूटी कितना था? मैं प्रामाणिक बात कर रहा हूं और उसको निकाल करके गूगल से कृपया चेक भी करवा लीजिएगा। ₹9.48 पेट्रोल में लिया जाता था, जो आज ₹32.90 ले रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार। उस समय डीजल में केवल ₹3.48 लिया जाता था एक्साइज ड्यूटी, जो आज बढ़कर के ₹31.80 हो गए हैं। केवल एक्साइज ड्यूटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कम कर दे तो 25 से 30 रुपए तो यूं ही डीजल के काम और पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। मगर देश की अर्थव्यवस्था को इस बुरी तरह से इन्होंने बर्बाद किया है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 7.2% था जीडीपी, आज वो घट करके 4% से नीचे आ गया है। मैं एक एक आंकड़े आपको बताता चलता हूं, थोड़ा सुन लीजिएगा आप ध्यान से। हालत ये है कि पहले डीजल पेट्रोल पहले डॉलर का दाम 59 हुआ करता था और मनमोहन सिंह जी के समय में, और उस समय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब सत्ता में नहीं आए थे तो भाषण देते थे कि देश का स्तर गिर रहा है, कि डीजल की रुपए का दाम गिर रहा है, और आज वही रुपया 74 रुपए में चल रहा है। जिस तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई है, 89.9% जीडीपी का डेप्थ है, यह इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड बता रहा है। इसका मतलब अब ये अर्थव्यवस्था का बड़ा जटिल मामला है। संक्षिप्त में ये समझिए कि हमारी कर्ज देने की क्षमता, हमने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है कि हमको अधिकांश पैसा ब्याज के रूप में पटाना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालत कैसी हुई है। गांव का एक अकर्मण्य लड़का था, एक छोटा सा 4 लाइन का गांव का एक अकर्मण्य लड़का था, वो नई कार खरीद के आया तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, बोले अरे वाह आपने कार खरीदी है। बोले हाँ। तो बोले कार कैसे खरीदी? बोले मैंने वो जो खेत था, बाप दादाओं का खेत था, उसको बेच दिया। जो काम मेरे बाप दादा 70 साल में नहीं कर पाए वो मैंने किया है, मैंने कार खरीद लिया है। तो ये हालत है इस देश की कि यहां पर सेंट्रल विस्टा में तो 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने बैठने के लिए 8,500 करोड़ रुपए का एयर इंडिया 1 ला रहे हैं और देश की हालत इतनी खराब है। आप थोड़ा महिलाओं के अपने घर में ही पूछिएगा ना, भाभी जी से पूछिएगा कि क्या हालत है रसोई की इस समय।
जीना किस तरह से कठिन हो गया है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के किस तरह तरसना पड़ रहा है। बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरफ फैली हुई है और लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह के वायदे करके जी डॉक्टर साहब आप अपनी बात थोड़ा संक्षिप्त करेंगे क्योंकि मुझे केदार जी के पास भी जाना, वो बार बार इशारा कर रहे हैं। नहीं, हाँ नहीं, मैं जैसे ही आप रोकेंगे मैं तत्काल रुक जाऊंगा क्योंकि मैं अनुशासन। चलिए मैं केदार जी को ले लेता हूं। केदार जी, जैसा कि राजेंद्र तिवारी जी का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है और उन्होंने जो बात कही है वो वाजिब भी लगती है, क्योंकि आज हमारे पास जो खबर आई है मध्य प्रदेश से कि भोपाल नगर निगम उत्तर प्रदेश में जाके पेट्रोल खरीद रहा है, क्योंकि उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करने के बाद भी 12 रुपये प्रति लीटर की बचत हो रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लोग छत्तीसगढ़ में आके पेट्रोल खरीद रहे हैं क्योंकि उनको पैसे की बचत हो रही है। तो ऐसी क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की कि उसने इस तरह की चीज़ें करके रखी हैं कि लोगों को इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है। ये तो सिर्फ एक वानगी है और लगातार जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपका महिला मोर्चा, आपका युवा मोर्चा, तो क्या आपको लगता है कि वो मुद्दे आपका साथ देंगे? क्योंकि 15 साल आपकी सरकार थी, यदि प्रदेश में बेरोजगारी है, यदि प्रदेश में शराबबंदी की बात की जा रही तो आपकी ही सरकार थी जिसने शराब का सरकारीकरण किया और शिक्षा का निजीकरण किया। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि जब आप राजेंद्र भैया से प्रश्न पूछ रहे थे कि शराबबंदी को लेकर गंगा जल की कसम खाई थी, तो राजेंद्र भैया ने कहा नहीं, हम गंगा जल उस समय हाथ में नहीं रखे थे। और राजेंद्र भैया ने फिर ये कहा कि अगर मुझे झूठ बोलना पड़े तो मैं चुप हो जाना पसंद करता हूं। जी एक मिनट मैं स्पष्ट करना चाहूँ, राजेंद्र तिवारी जी ने क्या कहा? राजेंद्र तिवारी जी ने कहा कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और उसमें सिर्फ एक मुद्दे को लेकर गंगा जल लेकर कसम खाई गई थी, वो था किसानों की कर्ज माफी। बाकी चीजों को लेकर आप लोग नैरेटिव गढ़ रहे हैं। मैं उसी के लिए डॉक्टर साहब कह रहा हूं, वो हमारे घोषणा पत्र में शामिल था, बाकी शराबबंदी हमारे घोषणा पत्र में शामिल था। मैं सुन लिया, मैं समझ लिया। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि आप जब गंगा जल के कसम लेकर खाएंगे और जब वादे करेंगे तो ही पूरे करेंगे ना। और अगर आपके मैनिफेस्टो में कोई वादे हैं तो आप कह देंगे हमने कसम नहीं खाई इसलिए पूरा नहीं करेंगे। यही कांग्रेस पार्टी है। क्या आप उस मैनिफेस्टो की घोषणा जब घोषणा हो रही थी, पत्रकार वार्ता हो रही थी कि हम शराबबंदी पूर्णतः करेंगे, क्या उस घोषणा पत्र को आपने नहीं देखा? क्या वो आपके पार्टी के द्वारा घोषित नहीं किया गया था? क्या आपने 2500 रुपए युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की जो बात कही थी, क्या उस घोषणा पत्र का जब वाचन हुआ जब आप मौजूद नहीं थे? क्या जब आपकी पार्टी ने कहा था हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, क्या उस समय आप मौजूद नहीं थे? जब महिला कमांडो को 500 रुपए देने की बात आपके घोषणा पत्र में थी तो क्या आप उस वक्त मौजूद नहीं थे? जब आपकी सरकार ने घोषणा पत्र पढ़ा था कि हम दाना दाना खरीदेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स को आधा करेंगे, तो क्या उस समय आप उस घोषणा पत्र के दौरान मौजूद नहीं थे? तो निश्चित रूप से आरोप लगाना बहुत साधारण बात है और ये कह देना कि हमने उसके लिए तो कसम नहीं खाई इसलिए पूरा नहीं करेंगे, तो क्या वोट अलग अलग ढंग से आदमी देगा? ये आधा वोट उसका, आधा वोट उसका और आधा वोट उसका। अरे भाई, एक वोट मिलता है जो आपके मैनिफेस्टो के आधार पर होता है, वो तो पूरा दे दिया वोट देने वाले ने, पर आप कहते हैं मैंने कसम नहीं खाई उसकी। ये कौन सा राजनीतिक ढंग है? ये तो नया समूसा आपने सिखा दिया हम लोगों को, पर हम ये सब बातें सीखने वाले नहीं। और राजेंद्र भैया इतनी देर से कह रहे थे, उन्हें ऐसा लगा आज वो प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण ही दे रहे हैं, वो शायद भूल गए कि वो चैनल में डिबेट में बैठे हैं। हम सबके आदरणीय, हम सब उनका सम्मान करते हैं, पर जो इंडेक्स की बात वो कर रहे थे कि आज हमने कर्ज ले लिया, तो शायद मुझे ऐसा लगा छत्तीसगढ़ का ध्यान तो नहीं आ गया प्रशिक्षण शिविर के दौरान इनको कि 35 से 40 हजार करोड़ का कर्जा 2.5 वर्षों में ले लिया। 15 वर्षों में डॉक्टर रमन की सरकार ने 45,000 लिया था, ये 2.5 वर्ष में कहां पहुंच गए? तो निश्चित रूप से, और जहां तक केंद्र सरकार की सवाल की बात है, मैं पूछना चाहता हूं, ये सूचकांक उच्चांक अपनी जगह ठीक है, पर एक गरीब आदमी का प्रधानमंत्री आवास जो 5 लाख मकान छत्तीसगढ़ के लिए सैंक्शन था, उसका आपने अंशदान 30% नहीं दिया, 40% नहीं दिया, 60% पैसा आपके यहाँ रखा हुआ है जो आपने वापस भेज दिया। उसके मकान की चिंता आपकी सरकार को नहीं है। आयुष्मान योजना में सबका इलाज यहाँ पर 5 लाख तक के फ्री होना था, आपने उसे रोक दिया।
आपने स्मार्ट कार्ड रोक दिया, जो 50,000 रुपए डॉक्टर रमन की सरकार में था उसे रोक दिया, और आप महंगाई की बात कर रहे हैं। आप पेट्रोल डीजल की भी बात करें तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन आपकी सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनी है उस दिन पूर्व सरकार जो डॉक्टर रमन सिंह की थी उसने 2.5 रुपया यहां पर सब्सिडी दी थी पेट्रोल और डीजल के रेट में। आपकी सरकार ने आते ही बंद कर दिया। जो आज रेट के हिसाब से हम देखेंगे तो 6 रुपया लीटर के आसपास करीब होती है, जो आपने बंद कर दिया, और आप दुहाई दे रहे हैं केंद्र सरकार की। अरे वेट आप 25% लेते हैं, कम कर दीजिए ना। और जितना एक्साइज आप 31 रुपया जो बता रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसका 42% हिस्सा आपको आता है। मैं कह रहा हूं, एक सेकंड बस सिर्फ, उसका 42% हिस्सा आपको आता है। तो महंगाई को आप बढ़ाए जा रहे हैं, कर दीजिए थोड़ा सी टैक्स कम। किस लिए नहीं कर रहे हैं? रिटर्न तो आपको 42% आता है। केदार जी, और दूसरी बात जी, केदार जी, वो टैक्स तो कम कर देंगे, आप उनका जीएसटी का पैसा दिला दीजिए। खैर, तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे। तिवारी जी, समय की कमी है, थोड़ा संक्षिप्त अपनी बात कहेंगे। मैं जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर मिश्र, सबसे पहली बात तो यह है जो आपने बात कही है, सबसे शुरुआत से मैं करना चाहूंगा, हम शराबबंदी जरूर करेंगे, हमारे घोषणा पत्र का वो हिस्सा है। हमारे 36 बिंदु थे घोषणा पत्र के, जिसमें 24 हम पूरा कर चुके हैं। बाकी जो हैं वो शने परिस्थिति के अनुसार उसको हम दूर करते जाएंगे, पूरी तरह से उन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से बात करते हैं। इन्होंने तो वायदा किया था ना कि किसानों का 300 रुपए, किसानों को 300 रुपए बोनस देंगे। हमने जब 2500 रुपए देना चालू किया तो दुनिया भर की जाकर के केंद्र में शिकायत किया। इस बार रिकॉर्ड 92 लाख टन धान की खरीदी हुई, और परेशानी यह थी कि केंद्र की सरकार ने हमसे वायदा किया था कि 60 लाख टन चावल खरीदेंगे, और बाद में इन लोगों की हरकत के कारण और केंद्र सरकार की अपनी खुद की दुर्गति हुई बैठी है। उन्होंने 24 लाख टन हमारा चावल खरीदा और बाकी का चावल हमारे जिम्मे डाल दिया पूरी तरह से। तो ये इन्होंने तो किसानों के लिए कुछ नहीं किया, ये छत्तीसगढ़ के किसानों के अपराधी हैं ये लोग। इन्होंने वायदा किया था कि प्रत्येक आदिवासी परिवार के एक सदस्य को ये नौकरी देंगे, हमने वो काम किया है। 4,000 रुपए हम तेंदुपत्ते का बोनस दे रहे हैं। 72 ऐसी 78% पूरे देश में जो वनोपज की खरीदी होती है वो अकेले छत्तीसगढ़ में होती है 78%। 52 वनोपज की चीजें हम खरीद रहे हैं जो इनके समय में 7% होती थी। हाँ, हमने कर्ज लिया है साहब, और कर्ज इसलिए लिया है क्योंकि आपकी सरकार हमारा 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर जीएसटी का पैसा रोक के रखी है, 4,500 करोड़ से ऊपर हमारा माइनिंग का पैसा रोक करके लगी है, और हम बड़ी बड़ी अट्टालिका जाकर के नया रायपुर में देखो कि इन्होंने किस तरह से अपनी ऐशगाह बना करके रखी थी। हमने किसानों के लिए कर्ज लिया है, और जरूरत पड़ेगी तो आदिवासियों के लिए, केदार गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। केदार गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। स्तर पर जाना पड़े उनके शांति के लिए हम करने वाले हैं। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का शोषण करने का काम किया। केदार जी बोलिए, समय की कमी है। हाँ, देखिए, पहली सीधी बात है, कर्जा लेते हैं किसान भाइयों के नाम से, और महिला बाल विकास में भ्रष्टाचार किसके नाम से कर रहे हैं? वो पैसा कहां जा रहा है? रेमडेसिविर 2.5 गुना ज्यादा रेट में खरीदते हैं। 90,000 वायल खरीदा था, उसका 2.5 लाख खरीद सकते थे। अरे आपकी सरकार कांग्रेस पे 895 में खरीदी थी, आप 1495, 695। इसी तरह से झूठ बोलने की प्रवृत्ति इन लोगों को ट्रेनिंग आजकल इस चीज की मिल रही है। जो दूध मुहे बच्चों का पैसा, किस तरह से झूठ बोलो? कौन सा रेमडेसिविर 2.5 गुना में खरीदा गया है? आपके मध्य प्रदेश में जो खरीदा गया है उससे कम में खरीदा गया है। 1000 राशन कार्ड आपने फर्जी बनाया है, खाली रायपुर जिले में 96,000 फर्जी राशन। अरे महंगाई की बात करो, जो अभी देश का जीना मुश्किल कर दिया है मोदी जी की सरकार ने। 15 छत्तीसगढ़ शासन की कार्यों को लेकर केदार गुप्ता जी का कहना है कि फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, लेकिन ये इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस तरह से राशन कार्डों के नाम जुड़ते थे और कटते थे। खैर, ये जनता को तय करना है कि किन मुद्दों पर वो किस पार्टी का साथ देना चाहती। दोनों पार्टियां जो आजमाइश में लगी हुई हैं, और ये जनता के बीच में अब ये बात है कि कौन सी पार्टी उसके मुद्दों को लेकर, उसकी समस्याओं को लेकर गंभीरता से प्रयास कर रही है या उनके मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है, ये जनता को तय करना। और जनता चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रही है, जो वोटर है वो बहुत बारीकी से देख रहा है। खैर, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।